नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों क्या हो अगर किसी देश की मूल जनसंख्या यानी वहां पर रह रहे जो स्थानीय निवासी हैं, अगर उनकी संख्या कम हो जाए वहां पर रह रहे प्रवासियों के मुकाबले, तो क्या उस देश को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या अपनी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, जो हिस्सेदारी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किसी प्रकार का कोई संशोधन करना चाहिए? क्या ये नैतिक है या अनैतिक है? क्या उस देश को वहां पर रह रहे जो प्रवासी हैं, क्या उनके द्वारा किए गए एहसानों को भूल जाना चाहिए? क्या जिस प्रकार से वहां पर विकास हुआ है, जिस प्रकार से वहां रह रहे प्रवासियों की, माइग्रेंट्स की जो हिस्सेदारी है, क्या उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां पर एक ऐसा बिल, एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, जो कि यदि कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अगर वो एक कानून में परिवर्तित हो जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर रह रहे लाखों की संख्या में प्रवासी भारतीयों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आज जिस कुवैत एक्सपैट्रिएट बिल की हम बात करने वाले हैं, जिस कुवैत अप्रवासी कोटा बिल की मैं बात करने जा रहा हूं, वो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपसे उसका सीधे तौर पर सरोकार ना हो, कोई संबंध ना हो, लेकिन भारत के दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु से जो अधिकांश मात्रा में लोग वहां पर रोजगार की तलाश में गए थे, कुवैत बेहतर भविष्य की तलाश में कुवैत गए थे, उनको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसे में दोस्तों आज इसी बिल पर चर्चा करेंगे, आज इसी विषय पर आज की ये वीडियो आधारित है इस पर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में हम बात किस किस टॉपिक पर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा कुवैत के बारे में। थोड़ा सा आपके पास जानकारी जरूर होनी चाहिए इस मिडिल ईस्ट के एक अमीर देश की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल यदि ये पारित हो, जो किया गया है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है कानून में, तो इससे भारत और कुवैत के जो द्विपक्षीय संबंध है उन पर क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है कुवैत में, जो वहां पर रह रहे तमाम भारतीय प्रवासी हैं या फिर अन्य देशों के भी जो प्रवासी हैं। तो चलिए आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। वो नीचे वहां पर वो बेल का आइकन है ना, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और अपने सुझावों को जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेजिएगा दोस्तों। मैं हमेशा आपके सुझावों को सम्मान करता हूं उनका, और हमेशा उनको पढ़ता हूं, तो कृपया करके। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे। दोस्तों वीडियो के इस पहले सेगमेंट में मैं आप सभी को कुवैत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुवैत की जनसंख्या कितनी है। अगर वर्ल्डोमीटर के अनुसार जाएं तो कुवैत की जनसंख्या 45 लाख की है और इसका स्थान 129वां है विश्व के लिहाज से अगर देखें। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। और अगर भारत से मैं तुलना करूं तो भारत के मणिपुर, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों से भी छोटा है ये देश। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूं तो वो है इसके ऑयल रिजर्व्स। विश्व भर में अगर मैं देखूं तो विश्व भर में जहां पर तेल के भंडार उपलब्ध हैं, जहां पर तेल के भंडार हैं, उनमें इसकी जो सूची है दोस्तों, उसमें इसका स्थान 6वां है। यानी वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इसी छोटी सी कंट्री में, यानी छोटा सा देश, लेकिन तेल के भंडारों में इसकी हिस्सेदारी कितनी ज्यादा है आप सोच सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से कुवैत 7वीं अमीर कंट्री है विश्व में। कमोबेश अगर जो सूची बनती है उसमें टॉप 10 की जो सूची होती है दोस्तों, उसमें इसका स्थान 5वां, 6वां या 7वां हमेशा रहता है। यानी कुवैत एक अमीर कंट्री है, अमीर देश है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिमी एशिया में ये सिचुएटेड है और अपने बॉर्डर्स को ये इराक और सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है। यानी इन दोनों देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। आपको दोस्तों इराक सुन के वो युद्ध याद जरूर आ रहा होगा जब सद्दाम हुसैन ने वर्ष 1990 में
अपने कर्जों को उतारने के लिए कुवैत पर कब्जा करने का एक मंसूबा बनाया था और इसको कैप्चर कर भी लिया था। लेकिन उसके बाद जब यूएस की नेवी ने और यूएस ने इंटरवीन किया, इंटरवेंशन के बाद उनके इराक को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे, लेकिन तब तक इराक ने काफी ज्यादा नष्ट किया था कुवैत की जो तेल के कुएं हैं उनको। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, यानी इनकी अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी रखता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात। यानी जो एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं उनकी हिस्सेदारी लगभग 90 से 95% के आसपास है। यानी इनकी अर्थव्यवस्था काफी बड़े स्केल पर डिपेंड करती है ऑयल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर। इसी के साथ साथ दोस्तों कई देश आपने देखे होंगे जहां पर तेल के भंडार हैं या यहाँ पर किसी भी चीज का अगर कोई भंडार है तो वो अगर उसको एक्सपोर्ट करती है, उसके बाद जब वो पैसा कमाती है तो उनका जो निवेश करती है उसको सही तरीके से निवेश नहीं कर पाती और इसीलिए वो विकास की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती है। लेकिन कुवैत के साथ ऐसा नहीं है। कुवैत ने जो पैसा कमाया एक्सपोर्ट के माध्यम से, उस पैसे को सही तरीके से इन्होंने निवेश भी किया और उसी के बाद दोस्तों इन्होंने एक डीसैलिनेशन जो प्लांट्स है उनकी स्थापना अपने देश में बड़े स्तर पर करी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा देश है जो कि मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड है जहां पर पानी की समस्या है, किल्लत है, इसीलिए इन्होंने डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उनकी भी स्थापना करी है और उसके बाद ये लोग वहां से जो पानी लेते हैं पूरे देश में वहीं से पानी सप्लाई होता है और लगभग आप ये मान के चलिए कि कोस्टल एरियाज के किनारे ये सभी डीसैलिनेशन पॉइंट्स स्थापित है, उनमें हाई सिक्योरिटी भी रहती है दोस्तों। और इसी के साथ एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुवैत में पानी ये लोग इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, यानी बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं यानी बाहर बेचते हैं। तो ये बड़ी रोचक बात है दोस्तों। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी समस्या जो पानी की है वो सॉल्व हो रही है। हालांकि उसके पर्यावरण पर काफी नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन उनकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। लेकिन फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुवैत के बारे में एक चीज और है कि इसने ब्रिटेन से वर्ष 1961 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और जीसीसी कंट्रीज में ये दूसरी मतलब पहला ये देश बना था जिसने आजादी के अपने अगले ही वर्ष प्राप्त करने के अगले ही वर्ष ये पहली कंट्री बनी थी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जिसने अपने आज संविधान और संसद की स्थापना करी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो अंतिम फैक्ट वो ये है कि यहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी जो शहरी हिस्सेदारी है, जो शहरी लोग रहते हैं वो सभी लोग शहरों में ही रहते हैं। यानी यहाँ के नागरिक पूर्ण रूप से अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, पूर्ण रूप से केवल और केवल शहरों में निवास करते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों वीडियो के इस दूसरे सेगमेंट में मैं बात करूंगा उस बिल की। दरअसल इस बिल का नाम है दोस्तों कुवैत एक्सपैट्रिएट्स बिल। यानी एक्सपैट्रिएट यानी जब आप इस वर्ड को आप निकालें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रवासी, यानी अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो माइग्रेंट्स, यानी वो लोग जो बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में या शिक्षा की तलाश में जाते हैं दूसरे देशों में। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कुवैत में दरअसल मैं आपको छोटा सा एक संक्षिप्त में एक बात बताना चाहूंगा। दरअसल कि कुवैत में 70% लोग, जो कुवैत की जनसंख्या है, जो कुवैत में निवास करते हैं, वो 70% लोग दूसरे देशों से वहां पर आके बसे हुए हैं। और अगर मैं दोस्तों इन देशों की बात करूं जहां से ये बसे हुए हैं तो इसमें सर्वाधिक तौर पर वो लोग हैं जो कि भारत से आके बसे हुए हैं, यानी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरे स्थान पर है वो है इजिप्शियंस, यानी जो मिस्र से आकर यहाँ पर बसते हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। फिर पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, मालदीव्स के लोग या इसी के साथ साथ ईरान के लोग, पैलेस्टाइन के लोग, ऐसे तमाम लोग जो यहाँ पर आकर बसते हैं उनकी जो हिस्सेदारी है जनसंख्या में वो लगभग 70% के आसपास है। और कुवैत के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो कुवैत में जन्मे हैं, उनकी जो संख्या है उसमें जो हिस्सेदारी है वो लगभग 30% की है। और ऐसे में 45 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में अगर मैं 70% कर दूं तो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग प्रवासी हैं केवल, और मात्र 13 से 13.5 लाख से कुछ थोड़े से ज्यादा लोग ही मूल निवासी हैं। तो ऐसे में इस बिल को जो पारित किया गया है, इस विधेयक को जो पारित किया गया है वहां की नेशनल असेंबली की लेजिस्लेटिव कमेटी द्वारा, ऐसे में अगर ये और कमेटीज में भी पास हो जाता है तो लगभग 8 से 8.5 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं दरअसल आपको छोटी सी बातें और थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों एक प्रस्ताव जो ये पारित किया गया है, अगर मैं अरब न्यूज के अनुसार जाऊं, अंग्रेजी अखबार है, तो उसके मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी समिति ने
प्रवासियों पर तैयार हो रहे एक बिल के प्रावधान को विधि सम्मत माना है। यानी ये बिल सही माना है, इस विधेयक को सही माना है कुवैत की नेशनल असेंबली की लेजिस्लेटिव कमेटी ने। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर ये कानून का मसौदा अगर ये पास हो जाता है तो इसमें भारतीयों की संख्या को भी कम किया जाएगा। देशों से आकर भी जो वहां पर बसे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भी संख्या में कटौती होगी। दोस्तों, अब आपके भीतर भी एक सवाल आता होगा, एक प्रश्न आता होगा कि आखिर कुवैत की सरकार ने इस प्रकार का कठोर निर्णय क्यों लिया है। दरअसल दोस्तों, इसके कारणों के बारे में मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भारतीयों का जो हिस्सेदारी है इनकी पॉपुलेशन में, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कुछ रोचक और महत्वपूर्ण आंकड़े जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि यहाँ पर लगभग 14 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं जो कि कुवैत में काम करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर 28,000 ऐसे भारतीय हैं जो कि सरकारी विभाग में कार्य करते हैं। यानी जो कुवैत की सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम सरकारी विभाग है, उनमें 28,000 भारतीय भी कार्य करते हैं। मसलन वो हो सकता है वैज्ञानिक हो सकता है इंजीनियर्स हो, या हो सकता है किसी और अन्य सरकारी विभाग में विभिन्न पदों पर तैनात हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर 5,20,000 से अधिक भारतीय निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं और प्रमुख तौर पर ऑयल डिपोज में काम करते हैं। यानी जो तेल के कुएं हैं उनमें कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, 60,000 से ज्यादा छात्र कुवैत के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर CBSE से एफिलिएटेड स्कूल्स भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो बाहर रहते हैं वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर देखे जाते हैं, भारत की एक सौम्य शक्ति के तौर पर देखे जाते हैं, और ऐसे में वहां से वो भारत काफी ज्यादा पैसा भी भेजते हैं अपने परिवारजनों के लिए। तो ऐसे में एक आंकड़े के अनुसार भारतीय दूतावास के ये सभी आंकड़े मैंने आपको बताए दोस्तों, वहीं का सोर्स है, और उसके अनुसार 35 अरब रुपए से ज्यादा की धनराशि वहां पर रह रहे भारतीयों ने भारत में भेजी है। तो ऐसे में दोस्तों, आखिर ये बिल है क्या? दरअसल इस बिल के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की संख्या देश की कुल आबादी में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल 30% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं कुवैत की कुल जनसंख्या में। यानी इस बिल में जो प्रस्ताव रखा गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उसके अनुसार कुवैत में जो भारतीयों की संख्या है उसको कटौती की जाएगी और उसको आधा कर दिया जाएगा लगभग। यानी अगर 14 लाख रहते हैं तो उसको लगभग 7 लाख, 7.25 लाख के आसपास कर दिया जाएगा। तो उसी के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग बचेंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनको मजबूरन अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये कदम क्यों उठाया गया, इसका एक और प्रमुख कारण ये है, इसके संकेत दोस्तों दरअसल बीते माह ही यहाँ के प्रधानमंत्री शेख शबा अल खालिद अल शबा ने दे दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि प्रवासियों की संख्या 70% से घटाकर 30% करने का जो उन्होंने प्रस्ताव था वो संसद में रखा था। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण, अब मैं कारणों पर आना चाहूंगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल के भंडार पर, तेल के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है और कच्चे तेल के दाम पूरे विश्व भर में गिर रहे हैं। भारत में नहीं गिर रहे हैं, भारत में स्थिति भिन्न है, लेकिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं कच्चे तेल की। तो ऐसे में यहाँ पर यह फोकस किया जा रहा है कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा रोजगार दिया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोरोना वायरस के आने के बाद वहां के लोगों के भीतर प्रवासियों के विरोध में, प्रवासियों के खिलाफ एक भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि वहां पर उनको लगता था कि प्रवासी उनका हक ले रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं। तो ऐसे में ये भावना भी एक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि कुवैत की सरकार चाहती है कि वहां पर केवल और केवल साक्षर लोग ही रहें। यानी वो स्किल्ड लोगों को ही चाहती है अपने यहाँ रखना, और वो उन लोगों पर सबसे पहले गाज गिरने वाली है, या वो गाज गिराना चाहती है जो लोग निरक्षर हैं या फिर जो अनस्किल्ड हैं। वो सबसे पहले आप मान के चलिए कि अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर गाज गिरेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद लगभग 20 लाख से ज्यादा प्रवासियों को भारत आना पड़ सकता है, या फिर माफ कीजिएगा, 20 लाख से ज्यादा जो प्रवासी उस देश में रह रहे हैं, जिसमें 7 लाख से 8 लाख के बीच जो प्रवासी भारतीय भी हैं, उनको अपने अपने देश हो सकता है वापस लौटना पड़ जाए। और ऐसे में दोस्तों, जहां इस समय
कोरोना वायरस के दौर में सभी लोगों का फोकस अपने स्थानीय लोगों पर है, वहां पर जो इस प्रकार का जो ये बिल पारित किया गया है, ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से आगे निर्णय लिए जाएंगे। बढ़ते दोस्तों अब अगले सेगमेंट की। दोस्तों वीडियो के इस अंतिम सेगमेंट में मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी बातों की जो कि भारत और कुवैत के बीच रिलेशंस को स्थापित करती हैं, यानी भारत और कुवैत के बीच इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों कुवैत उन देशों में शामिल है जहां से भारतीय बड़ी संख्या में भारत रेमिटेंसेस को भेजते हैं, यानी उस पैसे को भेजते हैं जो कि वहां पर वो कमाते हैं, यानी अपने परिवार को अपने देश में, हमारे देश में भी वो अपने परिवार के लिए वहां से पैसा भेजते हैं। तो उसकी जो संख्या है, जो रेमिटेंस वहां से आता है, वो बहुत ही बड़ा है, यानी छोटा सा देश है लेकिन वहां से जो रेमिटेंस आता है, जो वहां की करेंसी भारत आती है, वो काफी ज्यादा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया है कि वो इस संबंध में क्या सोचती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जाएगा तो फिर उसके बाद भारत को उन सभी लोगों को भारत लाना पड़ेगा, और उसके बाद बड़ी संख्या में जो यहाँ पर वैसे भी बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, करोड़ों में है, ऐसे में अगर 7 से 8 लाख लोग और आ जाएंगे तो ये और ज्यादा दबाव बनेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत और कुवैत के बीच जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो इतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत और कुवैत के रिलेशंस इतने खराब भी नहीं है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार किस प्रकार से इस विषय पर प्रतिक्रिया देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों वहां पर कुवैत में सांसद जो वहां के हैं वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका हक मिलना चाहिए और प्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के इस दौर में कुवैत भी उन देशों में शामिल है जहां पर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर वर्ल्डोमीटर के अनुसार जाऊं तो 49,000 से ज्यादा मामले कुवैत में सामने आए हैं, 300 से अधिक मौतें हुई हैं। और ऐसे में कुवैत के लोगों के भीतर इस बात की एक सोच बन गई है कि वहां पर जो मामले सामने आ रहे हैं वो दरअसल फॉरेन से आए हैं, यानी इन्हीं प्रवासियों के कारण ही वहां पर संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसे में कुवैत के भीतर एक और इस बात की लहर बन रही है वहां पर कि किस प्रकार से प्रवासियों को बाहर निकाला जाए। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते कि ठीक है, इस प्रकार का निर्णय आप लीजिए, भारत में भी इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए कि जो लोग हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में किस प्रकार का विरोध हुआ, और अभी कोरोना के चलते वो अभी शांत है, लेकिन हो सकता है पता नहीं कब ये विरोध आगे हो जाए। लेकिन कुवैत जैसे देशों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, या मिडिल ईस्ट के तमाम कुछ और देशों की बात करूं, मसलन यूएई की बात करूं या कतर जैसे देशों की बात करूं, तो ये देश तेल के भंडार से काफी ज्यादा सुसज्जित है। यहाँ पर तेल के भंडार काफी ज्यादा है, और ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मजदूरी नहीं करते। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से तमाम देशों के लोग गए हैं, मसलन भारत से बहुत बड़ी संख्या में गए हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो ऐसे लोग जब वहां पर गए हैं तो उन्होंने वहां की जीडीपी में, वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे में क्या ये देश उनके योगदान को भूल जाएंगे, उनके एहसान को भूल जाएंगे? और ऐसे में इतना बड़ा निर्णय लेना क्या शोभा देता है ऐसे देशों को? और एक आंकड़ा और दोस्तों में देना चाहूंगा कि दरअसल जो ये लोग हैं इन पर अनदर 1 लाख से ज्यादा लोग डिपेंडेंट भी हैं। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा अगर ये बिल पास होता है? तो फिलहाल स्थिति यह है दोस्तों कि इस बिल को और कमेटीज में भेजा गया है, लेकिन अगर उन कमेटी से भी ये पास हो जाता है तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा, और उसके बाद निश्चित रूप से भारत सरकार को इन प्रवासियों को अपने देश में वापस लाना पड़ेगा, और भारत को ही नहीं बल्कि तमाम उन देशों को भी इन प्रवासियों को वापस लाना पड़ेगा जो कि कुवैत में रहने के लायक सुटेबल नहीं होंगे, उनकी क्राइटेरियाज पर खड़े नहीं होंगे। यानी कुवैत की जनसंख्या में जिन प्रवासियों की हिस्सेदारी पहले 70% के आसपास थी, अगर ये बिल पास हो जाता है तो उनकी हिस्सेदारी कट कर 30% कर दी जाएगी, और भारत की उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी 15% की। तो मूल ये है इस वीडियो का सार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।